हिमालय में वीर गाथा फिर लिखी गई। चीनी सेना की हिम्मत हिल गई। काली पहाड़ी पर चीन का काल, भारतीय सेना का एलएसी पर भौकाल। एलएसी पर चीन का विनाश बिगन, हथियारों से निकले बम बारूद दनादन। जिनपिंग की लाल साजिश का व्हाइट वॉश, बीजिंग टू शंघाई सब कुछ होगा खाक। ब्लैक टॉप पर लहराया तिरंगा, महंगा पड़ा चीन को पंगा। हिंदुस्तान के हिममैन। नमस्ते, मैं राशिद। चीन को चीर देने का वक्त आ गया है, क्योंकि ड्रैगन धोखेबाजी और दगाबाजी से आगे निकलकर अब दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चलाने पर हो गया है उतारू। हिंद की हिमालयन स्ट्राइक और 48 घंटे के ट्रिपल हार से चीन कैसे हुआ शर्मसार, कैसे डरा हुआ चीन टूटू के सपने से सहमा है, टूटू ने कैसे कर दी है भारत की तरफ से चीन की बोलती बंद, ये बताएं। उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि चीन के साथ तनाव पर भारत ने बढ़ा दी है चौकसी। पूर्वोत्तर राज्यों में एलएसी पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। अरुणाचल में सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी एलएसी पर अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा विस्फोटक होने वाले हैं। अभी की बड़ी खबर, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां पर अरुणाचल में खासतौर से सैनिकों की तादाद भारत ने बढ़ा दी है। क्या ये माना जाए ईस्टर्न सेक्टर की तरफ से कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या ये माना जाए कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भारत और चीन का कोई फेस ऑफ होने वाला है? ये बहुत बड़ी खबर है। चीन के साथ तनाव पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है, चाहे वो मिडिल सेक्टर हो, चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो या फिर पश्चिमी सेक्टर, हर तरफ भारत ने अपनी तैनाती बढ़ाई है। और भारत ने यह बता दिया है कि ये 1962 का भारत नहीं है। भारत ने यह बता दिया है कि चाइनीज लाइन ऑफ क्लेम को भारत नहीं मानता और चाइना को अपनी दगाबाजी और चालबाजी से बाज आना चाहिए। और वहीं यूएन में चीन के विदेश मंत्री ने गीदड़ भपकी दे दी। कहा, हमें उकसाया चुप तो पीछे नहीं हटेंगे। ये कहना वांग यी का, हम पहले किसी को उकसाते नहीं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, चीन की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। चीनी विदेश मंत्री ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। यानी प्रोपेगेंडा फैलाने में चीन किसी भी तरीके से बाज नहीं आ रहा। यूएन में जितने भी डिप्लोमेट हैं, यूएन में गीदड़ भपकी देने से बात नहीं आ रहा चीन। और चीन के विदेश मंत्री ने गीदड़ भपकी दी है, कहा हमें उकसाया तो पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल चीन को यह पता है कि डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2 में किस तरह से 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया है, और वो तमाम जितने भी ऐप्स हैं जिनमें चीन का प्रभुत्व कहा जाता है। अब यहां से हम आपको ये समझाना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि मैं गेस्ट पैनल ओपन करूं, अपने डिफेंस एक्सपर्ट के बारे में बताऊं, एक बार मेरे ख्याल से हमें दिखा देना चाहिए जो भी गेस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं टीवी स्क्रीन पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा मेरे साथ में हैं, जो कि बताएंगे कि चीन पर डिजिटल स्ट्राइक तो हुई है, लेकिन सरहद पर चीन को किस तरीके से सबक सिखाना जरूरी है और क्या एलएसी पर अगले 48 घंटे वाकई में विध्वंसक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जीजी द्विवेदी जुड़े हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इतिहास में लेकर के जाना आपको बहुत जरूरी है, और अपने वॉर जोन में जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरहद का संग्राम जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक चीन की चालबाजी से दो चार आप नहीं हो पाएंगे। अब सरहद का संग्राम समझाने के लिए हम आपको लेकर के चलेंगे लगभग 150 साल पुराने इतिहास की ओर, लगभग 250 साल पुराने इतिहास की तरफ हम लेकर के आपको चलना है। ये इतिहास क्या है, ये समझने के लिए आपको चाइनीज लाइन ऑफ क्लेम भी जानना पड़ेगा, आपको अलग अलग सेक्टर भी जानना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि जिन जिन लाइंस की बात इतिहास में कही जाती है, आखिरकार उन लाइंस के मायने क्या हैं। सबसे पहले आप देखें, यहां पर आपको चाइनीज क्लेम लाइन नजर आ रही है, लाल रंग की चाइनीज क्लेम लाइन, जिसमें चाइना यह कहता है कि इधर का हिस्सा यानी चीन में ही अक्साई चीन है, लेकिन भारत नहीं मानता। अब यहां से आपको एक दिख रही है जॉनसन लाइन।
ये जॉनसन लाइन क्या है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। और इसके लिए हम आपको 1826 और 1834 के इतिहास में भी लेकर के चलेंगे। अक्साई चीन आपको नजर आ रहा है, और जो भारतीय क्लेम लाइन है जिसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, जिसके बारे में चीन का यह कहना है कि 1914 में उसके साथ में धोखेबाजी हुई है, लेकिन भारत ने यह कह दिया है कि मैकमोहन लाइन तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। कभी चुशूल में बात होती है, कभी मोल्डो में बात होती है, और यह कहा जाता है चीन की तरफ से कि जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है दैट हैजंट बीन डिफाइंड, और यहीं पर चीन अपनी चालबाजी दिखाता है। हम देखिए यहां पर आपको दिखा रहे हैं, यह मैकमोहन लाइन है जो अभी आपको नजर आ रही है। इसके अलावा आपको यहां पर मैकडॉनल्ड लाइन भी नजर आ रही है। यानी आज इंडिया न्यूज आपको बताएगा ये जॉनसन लाइन क्या है, मैकडॉनल्ड लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, क्योंकि इन्हीं 3 लाइन के इर्द गिर्द ही पूरी तरीके से इतिहास चलता है। और कहते हैं कि यहीं पर इतिहास के साथ दगाबाजी करने की कोशिश चीन ने की है। इंडियन क्लेम लाइन, चाइनीज क्लेम लाइन, अक्साई चीन का ये हिस्सा, ये जॉनसन लाइन आपको नजर आ रही है। इसके अलावा मैकमोहन लाइन हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हां, इन तीनों ही लाइंस के इर्द गिर्द 3 सेक्टर ऐसे हैं, 3488 किलोमीटर की भारतीय सीमा रेखा और चीन की सीमा रेखा मिलती है। यह सीमा रेखा ईस्टर्न सेक्टर से शुरू होती है। ईस्टर्न सेक्टर का मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश और इधर सिक्किम से होते हुए, फिर उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश होते हुए, फिर यहां पर लद्दाख और पूर्वी लद्दाख की तरफ से होकर के गुजरती है। और वेस्टर्न सेक्टर में 2152 किलोमीटर है। मिडिल सेक्टर यानी जहां पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है 625 किलोमीटर है। ईस्टर्न सेक्टर यानी पूर्वी सेक्टर जहां पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, वहां पर 1140 किलोमीटर, कुल मिला जुला करके 3488 किलोमीटर की ये एलएसी है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आपके लिए अगली ग्राफिकल प्लेट ये बताएगी जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, मैकमोहन लाइन क्या है, मैकडॉनल्ड लाइन क्या है और जॉनसन लाइन क्या है। इससे पहले की मैं बताऊं आपको, मेरे ख्याल से बहुत एक क्विक रिस्पांस के लिए दोनों ही गेस्ट के पास में हम चलते हैं। सरहद के संग्राम को और आगे भी अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। डिजिटल स्ट्राइक से क्यों चीन में मचा है हाहाकार, चीन के विदेश मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, चीन के विदेश मंत्री यूएन में जाकर के क्या कह रहे हैं, अमेरिका में जाकर के क्या कह रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, पहला सवाल मेरा आपसे है, चीन ये कहता है कि चूंकि जितनी भी सरहद है ये डिफाइंड नहीं है, भारत ये कहता है कि नहीं मैकमोहन लाइन डिफाइंड है। चीन मैकमोहन लाइन पर किस तरह की दगाबाजी करता है, और ये मैकमोहन लाइन, मैकडॉनल्ड लाइन और जॉनसन लाइन, इन तीनों के इर्द गिर्द किस तरह की व्यूह रचना रहती है, या इतिहास में कितनी बार चीन ने इन तीनों लाइन के इर्द गिर्द छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा। राशिद जी, बड़ा सटीक सवाल पूछा है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो कहीं पे वो प्रभावी नहीं हो रही है। अगर चीन कहता है कि ये लाइन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमें इमीडिएटली उससे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि फिर आपकी सेना यहाँ से आगे कैसे बढ़ी, क्योंकि हम दोनों के बीच में ये करार है कि जहाँ पे भी डाउटफुल है, जहाँ पे के डिस्प्यूट है, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो आपकी सेना वहां से आगे कैसे बढ़ गई? ये सवाल जो है, ये सवाल हर बार पूछना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडियन डिप्लोमेसी जो है कहीं न कहीं थोड़ी सी सबड्यूड है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे गलवान में जैसे संघर्ष हुआ था, उसके बाद तुरंत चीन ने कहा कि भारतीय सेना हमारी तरफ में आ गई और हमें हमारे ऊपर प्रहार किया। लेकिन जब ये सेना वहां पे खड़ी है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है या जो अनक्लियर लाइन है, तो वहां पे सेना आई कैसे? एक मिनट, अभी बहुत बड़ी खबर आ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर कर दिया है अटैक, अपने पड़ोसियों को परेशान करने में लगा है चीन। ये अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है। अभी की बहुत बड़ी खबर, ताइवान से हिमालय तक चीन से पड़ोसी हैं परेशान। ये यूएस ने कह दिया, कोविड के बढ़ते केस का फायदा उठा रहा है चीन, ये माइक पॉम्पियो ने कह दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का चीन पर जबरदस्त अटैक, अपने पड़ोसियों को परेशान करने में लगा है चीन, ये माइक पॉम्पियो ने कहा है। और ताइवान से हिमालय तक चीन से पड़ोसी हैं परेशान। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जीजी द्विवेदी मुझे ये बताएं कि एलएसी पर अगले 48 घंटे विध्वंसक हैं, क्या वेस्टर्न सेक्टर या फिर ईस्टर्न सेक्टर में अगले 48 घंटे में भारत और चीन का युद्ध होने वाला है? देखो, मैं थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक तौर पर और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पहले तो इस एरिया में बहुत सर्विस कर चुका हूँ, डिप्लॉय हो रहा हूँ, फिर मैं ये पूरा इतिहास जानता हूँ जो आपने बताया है। 2 चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है। 1959 में चाइना ने जो मैकडॉनल्ड लाइन है उसको मान लिया था, पर 1960 में जॉन लाई ने एक अपना ही नक्शा दिया जिसमें वो
काफी आगे उनकी जो उनकी क्लेम लाइन वो काफी आगे, इसमें पूरा एक्सेप्शन था क्योंकि उन्होंने वो शर्त बनानी थी काशगढ़ से लासा की तरफ। तो ये एक इतिहास है। दूसरा जो LAC, देखो हमारी 5 उसमें समझौते हुए 1953, देन 1993, 96, 2005, 12 और 2013 5 समझौते हुए, जिसमें 3 बातें तय हुई कि देखो ये पेट्रोलिंग पॉइंट है, उनको अब माना जाएगा कि जैसे डिफेक्टो LAC है। ठीक है। और ये जो अपना ग्रे जोन है, पेट्रोलिंग पॉइंट के जहां जहां विवाद है वहां हम कोई भी फौजी हरकत नहीं करेंगे और ग्रे जोन की मान्यता होगी। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने ग्रे जोन का उल्लंघन किया जब वो फिंगर 4 में आ गए और जब वो 1 में आए, इसे डेप्थ। अभी इससे तनाव बढ़ा जब वो फिंगर 4 पर आए, जहां मैं काफी सर्च कर चुका हूँ, और हमने अभी उसका एक विरुद्ध एक्शन लिया है कि हम ब्लैक टॉप पर गए हैं। ब्लैक टॉप एक बहुत ही अहमियत वाली पहाड़ी है। अगर आप ब्लैक टॉप पर बैठते हैं तो आप फिंगर एरिया को डोमिनेट करते हैं, त्रिशूल को डोमिनेट करते हैं और चाइना का जैप तक का एरिया वहां डोमिनेट करते हैं। अभी आपने तनाव के बारे में पूछा, देखो जो अभी हो रहा है इसमें 2 चीजें हो रही हैं। सबसे पहले ग्रे जोन पर कौन डोमिनेट करेगा, और दूसरा जो LAC या मैकमोहन लाइन की LAC उस पर बहुत कम विवाद हुआ है क्योंकि चीन चाहे वो मानता नहीं मैकमोहन लाइन। सवाल बहुत बड़ा है कि चीन को मैकमोहन लाइन वाली कंसिडरेशन तक या मैकमोहन लाइन के क्लेम तक आखिरकार किस तरीके से लेकर के आएंगे, और चीन ने इतिहास में कितनी बार की है चालबाजी, ये भी देखना समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने कहा था कि 1824, 1836, 1846 इन सभी के इतिहास तक जाना बेहद जरूरी है। और कहते हैं कि इतिहास में जितनी भी चालबाजियां हुई हैं या इतिहास में जितनी भी गलतियां हुई हैं, आज की तारीख में उन्हें सुधार देने की बहुत जरूरत है क्योंकि पंचशील से हम बहुत आगे निकल गए हैं। अब इतिहास की चालबाजी समझने के लिए एक बार फिर से चलिए मेरे साथ में वॉरजोन में। वॉरजोन आपको बताएगा बहुत कुछ और बताएगा आपको आखिरकार ये मैकडॉनल्ड लाइन का पूरा इतिहास क्या है, और वॉरजोन आपको ये भी बताएगा कि जॉनसन लाइन का इतिहास क्या है, मैकमोहन लाइन का इतिहास क्या है। ये समझते हुए सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा साल 1865 में। अब मैं क्यों साल 1865 की बात कर रहा हूं समझिएगा। दरअसल 1824 से लेकर के 1836 तक के आसपास की बात है जब पंजाब में सिखों का पूरी तरह से राज था। सिखों ने यह सोचा कि पंजाब के साथ में क्यों ना लद्दाख को भी मिला दिया जाए, लद्दाख पर कर दिया हमला। लेकिन फिर उसके बाद 1846 का साल आया। 1846 के साल में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सिखों को हराया और पूरी तरीके से लद्दाख पर कर लिया कब्जा, और उसके बाद फिर आया साल 1865। 1865 में एक उस जमाने के एक ब्रिटिश अफसर हुआ करते थे, नाम था उनका जॉनसन। जॉनसन ने क्या किया कि ऐसे ही कागज पर यूं ऐसे करते हुए भारत और चीन के बीच में एक जॉनसन लाइन खींच दी और यह कह दिया कि जो अक्साई चीन का हिस्सा, ये जो जॉनसन लाइन पीले रंग की आपको नजर आ रही है ना, पीले रंग की ये जॉनसन लाइन खींच करके ये बता दिया जॉनसन ने कि अक्साई चीन जो है भारत का हिस्सा है। लेकिन चीन ने इसे माना नहीं। ये 1865 की बात है। उसके बाद फिर 1893 की बात आई। क्या हुआ कि तब तक अंग्रेज और चीन आपस में अपनी करीबियां बढ़ाने लगे थे। अंग्रेजों को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन के साथ में और बाकी कंट्रीज मिल जाएं, तो बेहतर यह है कि चीन का अक्साई चीन बना दें और एक मैकडॉनल्ड लाइन खींच दें। मैकडॉनल्ड लाइन में 1893 में यह कह दिया गया कि चीन का अक्साई चीन है। भारत ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, अक्साई चीन हमारा अभूतपूर्व हिस्सा रहा है, था और है। यह ब्रिटिश राज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, क्या हुआ, साल आया 1914। ये साल बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि इस साल के आने तक चीन तिब्बत पर अपना कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तिब्बत को लेकर के अपने दावे अलग अलग तरीके से करने लगा। तिब्बत ने कहा कि नहीं, हम ऑटोनॉमस हैं, हमारी तो अपनी स्वायत्तता है, लेकिन चीन ने कहा कि नहीं, हम तो तिब्बत पर कब्जा जमा करके बैठेंगे। तो क्या हुआ, ब्रिटिश शासन काल में एक विदेश सचिव हुआ करते थे, उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन ने कहा कि एक काम कर लो, यहां पूरी तरीके से मैकमोहन लाइन पर फोकस कीजिए। हेनरी मैकमोहन ने कहा कि एक काम कर लो, टेबल पर बैठ जाते हैं, तिब्बत बैठ जाएगा, ब्रिटिश राज वाला हिंदुस्तान बैठ जाएगा, इसके अलावा चीन बैठ जाएगा। चीन को उस वक्त में कहा जाता था रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहां तक मुझे याद है। रिपब्लिक ऑफ चाइना, तिब्बत, भारत, तीनों लोग बैठ गए। और क्या हुआ कि फिर वहां पर हेनरी मैकमोहन ने फिर से एक पूरी टेबल पर मैप बिछाया और अपनी पेन से यूं ऐसे करते हुए सीमा रेखा खींच दी। हेनरी मैकमोहन ने यह कह दिया कि यही मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मानी जाएगी। चीन वहां से उठ करके भाग गया। चीन ने कहा कि नहीं,
ये तो बात ये हुई थी कि बाहरी तिब्बत और अंदरूनी तिब्बत के हिस्से पर बात हो रही है, लेकिन 1914 में शिमला में जो हुआ, चीन ने उसे नहीं माना, मैकमोहन लाइन खींच दी गई, लेकिन भारत ने मान लिया। तब तक ब्रिटिश शासनकाल था, लेकिन फिर 1951 आते आते चीन को जब यह लगने लगा कि तिब्बत पर भी कब्जा जमाना बहुत जरूरी है और पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए एक रोड बनाई जाने लगी, कच्ची सड़क, शिनजियांग और तिब्बत रोड। 1951 की बात है। चीन ने चुपके ये वाला जो एरिया है, ये जो रीजन आपको तिब्बत का पूरा नजर आएगा, वहां पर 1962 में फिर जंग हुई और चूंकि शिनजियांग और तिब्बत का रोड बनाया गया और इसी जंग के बाद फिर चीन को यह लगने लगा कि नहीं, 1967 आते आते चीन को यह लगने लगा कि भारत के साथ में अगर किसी भी युद्ध को लड़ना है, उससे पहले सलामी स्लाइसिंग करनी जरूरी है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब यह है कि छोटे गुट में अपने पीएलए के फौजियों को भेजेंगे और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा जमा लेंगे, और यही चीन की चालबाजी का असली इतिहास है। और इसीलिए ग्रुप कैप्टन वीएन झा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मुझे बताएं, मैकडॉनल्ड लाइन, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, इन सभी को लेकर के चीन की चालबाजी क्या बिल्कुल ठीक बताई है मैंने? हाँ, आपने लगभग ठीक बताई है। सिर्फ थोड़ा सा वो डेट का सवाल है कि चाइनीज ने जो था, उन्होंने इन्वेड किया था तिब्बत में 1950 में, और 1951 में उन्होंने जो 17 पॉइंट पैक्ट था वो तिब्बत के साथ में वो साइन किया था, जिसमें कि तिब्बत ने मान लिया था कि हाँ, चीन ने हमारा अधिपत्य जो है वो चीन के अंदर में है। तो ये एक छोटी सी चीज थी। और इसके बाद फिर बाकी सारी घटनाएं हुई थी, जिसमें कि इंडिया ने भी पंचशील बाद में जाके 1954 में जाके साइन किया था। तो ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो भी आपने सारी चीजें बताई हैं लगभग बिल्कुल सटीक बताई हैं। और इसमें एक चीज है कि जहां चीन नहीं मानता है और जहां चीन मानता है, हम जो है वो चीन का नैरेटिव को हम क्यों ले रहे हैं, हम अपना नैरेटिव बनाएं। अभी तक यही अपना हो रहा नैरेटिव है। हमने बनाया तो है वीएन झा जी, अपना नैरेटिव हमने बना तो दिया है कि घुस करके मारेंगे। डॉक्टर जीजी द्विवेदी, इस बार अगर ब्लैक टॉप तक कब्जा जमाने के लिए हम गए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने घुस करके मारा है? बिल्कुल ठीक बात है। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 1960 में चाइना ने अपनी क्लेम लाइन बदल ली थी। पहले मैकडॉनल्ड लाइन उन्होंने मान ली थी, उसके बाद चाइना ने 1960 में इसको रद्द कर दिया, ये पहली बात। और मैकमोहन लाइन जो है म्यांमार को उन्होंने माना है, और हमारे नहीं माना है। ये जो आप ब्लैक टॉप की बात करते, जैसे कि मैं यहाँ खुद की कमांडर था, ब्लैक टॉप पर जो हमने कार्रवाई की है, ये बहुत ही उपलब्धि है, क्योंकि ब्लैक टॉप एक बहुत ही अहमियत वाली पहाड़ी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और इसको पकड़ना हमारे लिए एक बहुत ही टैक्टिकल एडवांटेज मिला है। ये टैक्टिकल एडवांटेज हम लोगों ने किस तरीके से लिया है, ये भी बताना और जानना बहुत जरूरी है। क्यों मैं कह रहा हूं कि घुस करके मारा है। डॉक्टर जीजी द्विवेदी मेरे साथ एक बार फिर से मेरे वर्चुअल डेमो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घुस करके मारा गया है। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार फिर से वॉरजोन में मुझे लेकर के चलिए और ये हम देखते हैं कि अब भारत ने अगर अपना नैरेटिव सेट कर लिया है और भारत ने अगर अपना टैक्टिकल एडवांटेज ले लिया है, तो किस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि भारत ने घुस करके मारा है। घुस करके मारने की जहां तक बात है और जहां तक सवाल पैदा होता है, यह फिंगर 4 का इलाका आपको नजर आ रहा है। अब ये जो पूरा मैप है आपको ये बताएगा कि भारत ने किस तरह से हेलमेट टॉप तक जाकर के और इसके अलावा मोल्डो पोस्ट के आसपास जाकर के, मागर हिल के पास जाकर के और गुरुंग हिल के पास जाकर के, स्पांगुर झील के पास जाकर के ये बता दिया है हम घर में घुस करके भी मार सकते हैं। ये पेंगोंग का ये दक्षिणी किनारा है, फिंगर 4 का ये एरिया है और पेंगोंग झील आपको नजर आ रही है। 5 किलोमीटर की लंबी चौड़ाई है और यहां पर एलएसी है। और एलएसी को क्रॉस करके जब चाइनीज पीएलए आर्मी यहां पर पहुंची, तब फिर भारत ने क्या किया? भारत ने चुशुल से 24-25 किलोमीटर दूर पर यहां .5157 है, जहां पर हेलमेट टॉप मौजूद है। ये जो आपको हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप नजर आ रहा है, इस हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के साथ में इसे जूम इन कीजिए। जूम इन करके अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर आपको भारतीय झंडा, भारतीय तिरंगा नजर आएगा। ब्लैक टॉप के आसपास भी भारतीय तिरंगा नजर आएगा। मोल्डो पोस्ट के पास में हालांकि यहां पर चाइनीज पीएलए की अपीयरेंस नजर आएगी आपको, क्योंकि यहां पर रेड कलर का ये मार्क आ रहा है। इसके अलावा मागर हिल, गुरुंग हिल, यानी भारत ने क्या किया कि पूरी तरीके से एलएसी पर आगे आकर के ये बता दिया कि देख लो चीन, हमने घुस करके मारा है, तुम्हारे हलक तक हम जा सकते हैं। क्योंकि टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1962 से लेकर के अभी तक ये जो दर्रे आपको नजर आ रहे हैं ना, दर्रे पहाड़ों के बीच में, ये जो रेजांगला आपको नजर आ रहा है, ये जो रेकिनला आपको नजर आ रहा है, यहां पर भारतीय टैंक, ये भारतीय टैंक की मूवमेंट दिखाई है। भारतीय टैंक
और भी ज्यादा जूम इन करें, यहां पर आपको भारतीय टैंक नजर आ रहे हैं, यहां पर आपको चाइनीज टैंक नजर आ रहे हैं। चाइनीज टैंक और भारतीय टैंकों की किस तरह की मिरर कन्फ्रंटेशन है, यानी भारत ने यह कह दिया है कि अगर इस बार आग दिखाई तुमने 1962 जैसा मत समझना, 1967 जैसा भी मत समझना, हम रेजांगला और रिकिनला तक आकर के कब्जा करेंगे, हम स्पांगुर झील तक भी आ जाएंगे। अगर तुमने बहुत ज्यादा परेशान किया है, बहुत ज्यादा अगर तुमने आंखें तरेरने की कोशिश की, तो हम मोल्डो पोस्ट पर आकर के इस पोस्ट को भी उखाड़ फेंकेंगे। और आप देखें गुरुंग हिल, ब्लैक टॉप, मागर हिल, रेजांगला, रेकिनला, हर जगह अगर हेलमेट टॉप, अगर हर जगह भारत का तिरंगा नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है एलएसी पर घुस करके मारा है, एलएसी पर घुस करके मारा है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, भारत की स्ट्रैटेजिक पैराडाइम शिफ्ट ये किस तरीके की है, क्योंकि इस बार एलएसी में घुस करके मारा। देखिए, इस पर आने से पहले मैं आपने जो इतनी सारी लाइंस आपने डिस्क्राइब करी मैकमोहन से लेके बाकी सारी, मैं आपको उसके आगे चाइना की कुछ और लाइंस बताता हूं। नियत की लाइन का क्या करेंगे? जब नियत ही खराब है तो लाइन कौन देखेगा? यस यस, ये जो मक्कारी की लाइन है चाइना के पास, इसको कौन केटर फॉर करेगा? जो सारे समझौते हुए हैं, उन समझौतों को ना इंप्लीमेंट करने की, ना समझने की, ना एक्नॉलेज करने की जो लाइन है जो चाइना ने ड्रॉ कर रखी है, उसे कौन देखेगा? ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स उस हद तक कि आप रात को उसी दिन ऑपरेशन करते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं जिस दिन आपकी पीस टॉक है। और मैं तो कह रहा हूं सबसे बड़ा, आप इतनी अंग्रेजों तक की हिस्ट्री दे रहे हैं, मुझे बताइए पिछले 3.5 महीने में क्या हमें हिस्ट्री दिख नहीं रही कि 5 बार आप कोर कमांडर लेवल बात कर चुके हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बात कर चुके हैं, डिप्लोमेटिक अंडर सेक्रेटरीज बात कर चुके हैं, ब्रिगेड कमांडर्स बात कर चुके हैं, और हर बार आप जो पिछली बार आपने बात करी हुई है, जिस पर आपने एग्री किया हुआ है, आप उसे नहीं करते हैं। तो मुझे एक्चुअली अंग्रेजों के जमाने तक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाइना ने जो दिखाया, और अब आते हैं हम सबसे बड़ी बात 29-30 रात वाली बात, ये लैंग्वेज है जो चाइना को बिल्कुल समझ आ गई और इमीडिएटली उन्होंने प्रोटेस्ट डाल दिया कि यस, आपने गलत किया है, आपको इसका भोगना पड़ेगा। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन बातचीत करी जाएगी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, जहां आपके पास कुछ है कि यस, आज की तारीख में आप क्यों इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अगर चाइना हमें ज्यादा परेशान करेगा। जी नहीं, अब वो हिस्ट्री हो गई, उसने परेशान करने की हिस्ट्री दिखा दी। अब हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार बनता है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर जीजी द्विवेदी, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आप तीनों ही मेरे साथ में बने रहेंगे। और जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमने इस बार सही तरीके से बताया और दिखाया है, क्योंकि 29 अगस्त की रात चीन ने एक बार फिर से एलएसी पर किया दुस्साहस, लेकिन इस बार उसे करारा जवाब मिला, घर में घुस करके मारा। घर में घुस करके मारने की टैक्टिक क्या थी, और हाँ, भारत के 22 रेजिमेंट से कैसे डर गया है चीन, आगे आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन आप देखें, चंद घंटों में एलएसी में घुसकर चीन को कैसे किया परास्त। इनसाइड स्टोरी देखिए आप। के बाद चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, भारत से तनाव बढ़ने की आशंका है क्योंकि उसकी तरफ से भड़काने वाली कार्रवाई हो रही है। भारतीय सैनिक लगातार एलएसी क्रॉस कर रहे हैं। चीन के खिलाफ बदलती स्ट्रेटजी से एक तरफ जहां ड्रैगन की बौखलाहट बढ़ रही है, वहीं हिंदुस्तान अब रणनीति के लिहाज से जरूरी इलाकों में अपनी ताकत का इजाफा करने में लगा है। भारतीय सेना ने जिस तरह से ब्लैक टॉप पोस्ट से चीनी सैनिकों को खदेड़ा है, उससे साफ है कि अगर सीमा पर विवाद और बढ़ता है तो उसका जवाब भी चीन को उसकी भाषा में ही दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन जानते हैं, अगर घर में घुस करके मारा है, चीन के घर में घुस करके मारा है, तो इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी? इसके पीछे की स्ट्रेटजी थी ट्रिपल लेयर टैक्टिक, हिंद की असल में आंख, हिंद की वो आंख जो
चीन पर लगातार नजर रख रही थी। चीन की जितनी भी दगाबाजियां थी उस पर नजर रखी जा रही थी। चीन की टैक्टिक को हमारी स्ट्रैटेजी ने कैसे दिमाग, एक बार फिर से हम आपको वॉर जोन में लेकर के चलते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि हमने अपनी रणनीति को आधुनिक तरीके से कितना ज्यादा मजबूत कर दिया है। अल्ट्रा मॉडर्न वे ये है क्योंकि भारत ने, हिंद की आंख ने 3 लेयर की तैयारी की है सरहद पर। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। थर्ड लेयर के साथ में आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहले सैटेलाइट की 3D इमेजेस, जो भी 300 सैनिकों की, पीएलए आर्मी की जो भी मूवमेंट हो रही थी, इसे सैटेलाइट की 3D इमेजेस के जरिए भारत को पता चल गया। भारत ने सेकंड लेयर को कर दिया एक्टिव। सेकंड लेयर में थे ड्रोन। ड्रोन कौन से थे? लक्ष्य, प्यूमा, हेरॉन, निशांत। हेरॉन के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसा ड्रोन जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव कहा जाता है, लेकिन जैसे ही इन 4 ड्रोन ने, निशांत, हेरॉन, प्यूमा और लक्ष्य ने यह बताया और भारतीय खुफिया एजेंसीज को जानकारी दी, हिंदुस्तान की फौज को यह जानकारी दी कि नहीं, चीन अपनी किलाबंदी करने के लिए आ रहा है, तो भारत को यह लगा कि अगर किलाबंदी करने के लिए आ रहा है तो यह भी तो जान लिया जाए कि कितने साजो सामान से लैस है, हथियार क्या है। तो वहां से हमने थर्मल इमेजिंग जो ड्रोन होता है दक्ष, फर्स्ट लेयर में उसे कर दिया एक्टिव, और दक्ष के जरिए हमें यह पता चल गया कि ट्रूप्स में भी कितनी ज्यादा तादाद में है। और हमने उसके बाद इन 3 लेयर के जरिए सबसे पहले 29 अगस्त से पहले ही चीन पर रखी नजर। चीन को यह लगता रहा कि नहीं, बहुत चुपके से इस तरह से एलएसी पार करके आ जाएगा, लेकिन हमने चीन को दे दी है शिकस्त। अब डॉक्टर जीजी द्विवेदी, क्या भारत ने अपनी लड़ाई की, अपने युद्ध कौशल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरह का परिवर्तन किया है, बताएं। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि घर में घुस करके मारना है, उससे पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेनी बहुत जरूरी होती है। अपनी मुकम्मल तैयारियों में भारत की फौज कितनी अल्ट्रा मॉडर्न हो गई है आज की तारीख में। देखो, ये जो चीन की जो स्ट्रेटजी है, निबल एंड नेगोशिएट, जब मैं चाइना में था तो ये मैंने टर्म बनाई थी। उनकी टर्म है ईपियंता। तो उनका काम है कैसे पहले कब्जा करो, फिर बातचीत करो, लंबी लंबी बातें में उलझाओ। दूसरी बात जो है, ये स्पेशल फोर्सेस में मैं खुद उनके साथ इसी जगह पर ऑपरेट कर चुका हूं। तो हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है वो आक्रामक स्ट्रेटेजी है, यानी कि हमने अभी पलटवार करना है और अतिक्रमण करना है, जो चीन अभी तक करता आ रहा है। और स्पेशल फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ कि ये सब पैरा ट्रूपर्स हैं और ये बहुत माहिर हैं, ये पहाड़ी पे हाई ऑफियो में इनकी ये टैक्टिस ही है कि कैसे चुपचाप जाके बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाना। तो जो कि हमने कार्रवाई की है, ये बिल्कुल एक बहुत अहम कार्रवाई है। पहले सर्विलेंस करो, अपनी तैयारी करो, और दुश्मन के आने से पहले आप वहां पहुंच जाओ। यही टैक्टिक्स हैं और यही टैक्टिक्स आगे भी इस्तेमाल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि चीन है अभी नेगोशिएशन के लिए आएगा तो हमारी जो पोजीशन होगी वो एक स्ट्रांग पोजीशन होगी। और चीन की एक चाल है, जो दो को पकड़ता है, जब इसके सामने ताकत दिखाई जाती है ये जाता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन क्या है ना कि चीन अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में, एक और बात है ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, मैं यहां पर एक पूरी लिस्ट देख पा रहा हूं कि चीन अपनी स्ट्रैटेजी में और बाकी क्या करता है। चीन क्या कर रहा है कि 18 से 19 ऐसे देश हैं जहां पर जिनके किन्ही के बंदरगाह को, किसी के और बाकी सैन्य अड्डे को, किसी के और पावर बेस को चीन इस तरीके से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है कि बारूदी जंग के उसने 17 ठिकाने बनाए हुए हैं। अब 17 ठिकानों में क्या क्या है समझिएगा आप, अलग अलग कॉन्टिनेंट में। अंगोला में, तंजानिया, केनिया, सेशेल्स, यूएई, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये जो चीन की घेराबंदी है, इसे तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो 17 बारूदी ठिकाने बनाए हुए हैं चीन ने, ताकि हिंदुस्तान को ललकारा भी जाए, हिंदुस्तान को घेरा भी जाए, इसका जवाब ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा भारत को किस तरीके से देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया यहाँ पे। ये अभी एक वॉर ऑफ परसेप्शन चल रहा है। चीन हर तरह से ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो लाइन ऑफ थॉट है, उसका जो एंगल ऑफ थॉट है वही करेक्ट है, और ये परसेप्चुअल वॉर वो हर जगह पे लड़ रहा है। आपको पता होगा कल परसों ही उसने यूएन में सवाल उठाए हुए हैं। हर टाइम में जब चाइना को ये मौका मिलता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि चीन सही है और इंडिया गलत है। यहाँ पे कहीं हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, वहां कहीं पे ढीली पड़ रही है। ये परसेप्शन ऑफ वॉर को आगे घेरना पड़ेगा। हमें चाइना को नेम एंड शेम करना पड़ेगा हर वो जगह पे जहां पे कि हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ, चाइना जो है वो हमारे जमीन पे इंकर्शन कर रहा है, वो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक हमने डिप्लोमेटिकली चाइना को कहीं भी ये सिखाने की कोशिश नहीं की है कि हम आपके साथ में डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं।
हम वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं। हम बहुत ताइवान ही के- बड़ी बात कह दी आपने कि हमने चीन को अपनी आंखें दिखा तो दी हैं, लेकिन चीन से हमने ये नहीं कहा कि व्यापार को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं उन्हें हम रिव्यू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन बावजूद इसके चीन सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जाकर के भारत को लेकर के अलग अलग प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2 ने चीन की कमर किस तरह से तोड़ी है, इसकी भी हम बात करेंगे।